बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन लेक्चर में बात कर रहे हैं पैकेजेस वगैरह की कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो कोड है वो कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और पैकेजेस में कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें एक माइनर सा टॉपिक रह गया था, तो उसके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन है। इसमें देखिए इसके दो हिस्से हैं। एक तो हम बात करेंगे कि जावा की जो एपी डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। दूसरा बात करेंगे कि जार फाइल्स क्या होती हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें ये थोड़ी है, उसी को मैंने डिटेल में लिखा है कि इस सेशन में आप क्या सीखेंगे कि भाई एपी क्या चीज़ है, जावा एपी डॉक्स क्या हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं, इसी तरह जार फाइल्स क्या होती हैं और उनको अपनी हम क्लासेस में कैसे यूज़ करते हैं, जो जार फाइल में मौजूद क्लासेस हैं। तो अच्छा देखिए, जो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, उसको समझने से पहले या उसकी बात करने से पहले हम एपीआई को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम जावा एपीआई की या एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि एपीआई होती क्या है। देखिए, एपीआई में तीन चीज़ें हैं: एप्लीकेशन, प्रोग्रामेबल, इंटरफेस। एप्लीकेशन तो आपको पता है कि एप्लीकेशन मीन कि किसी सॉफ्टवेयर का या किसी एप्लीकेशन का के बारे के लिए ये वर्ड है, यानी कि सॉफ्टवेयर का। प्रोग्रामेबल मीन कि ऐसी चीज जिसको प्रोग्राम किया जा सके। इंटरफेस का मतलब क्या है, यानी कि कोई एंड है, जैसे किसी भी कंप्यूटर का इंटरफेस होता है, ऐसे समझें कि एक ऐसा इंटरफेस है जो हम यूज करते हैं प्रोग्राम करने के लिए किसी एप्लीकेशन को। ठीक है, ये एप्लीकेशन का वो प्रोग्राम करने के लिए का एक इंटरफेस होता है। अब इंटरफेस होता क्या है, देखिए छोटी सी दो तीन बातों की एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग टीवी के रिमोट से टीवी के चैनल को, उसके वॉल्यूम को चेंज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो टीवी का रिमोट है वो एक इंटरफेस है यूज़र के लिए कि वो टीवी से इंटरेक्शन कर सके। यानी कि समझें कि एक तरफ टीवी है और दरम्यान में रिमोट है और हम हैं, तो हम टीवी से इंटरेक्शन करते हैं रिमोट के ज़रिए। तो रिमोट क्या है, हमारे लिए एक इंटरफेस है टीवी से बात करने का, टीवी को कोई मैसेज देने का, टीवी से कोई भी कमांड उसको पास करने का। अब इसमें जो अहम बात है, ये जो मैंने रिमोट की एग्जांपल ली है वो क्या है, अहम बात ये है कि देखें रिमोट को ऑपरेट करने के लिए मुझे टीवी को समझना जरूरी नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। ठीक है, ये भी आगे जाके मैं रिलेट करूंगा ये कैसे अहम है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे नहीं भी पता ना, यानी कि टीवी का इंटरनल सर्किट कैसे काम करता है, तब भी मैं अपने रिमोट से उसके जो प्रोग्राम हैं, उसके जो चैनल्स हैं या उसकी जो वॉल्यूम है उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे हैं तो वो भी रिमोट से टीवी को ऑपरेट कर लेते हैं, तो उन्हें पता थोड़ी होता है कि टीवी का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कैसे काम कर रहा है। यानी कि यूँ समझे कि जो इंटरफेस है वो यहाँ पे हमारी हेल्प करता है कि हम किसी सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, हम जिससे इंटरेक्शन कर रहे हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिर्फ इंटरफेस का पता होना चाहिए कि चाहिए इसका इंटरफेस है क्या। फॉर एग्जांपल कौन सा बटन यूज करेंगे वॉल्यूम को अप करने के लिए, कौन सा बटन यूज करेंगे वॉल्यूम को डाउन करने के लिए। देखें, जैसे रिमोट इंटरफेस है टीवी का, जो एपीआई होती है ना, वो भी एक इंटरफेस ही होता है फॉर मशीन और प्रोग्राम। यानी कि रिमोट तक इंटरफेस है ना ह्यूमंस के लिए, लेकिन जो एपीआई होती है वो इंटरफेस होता है किसी प्रोग्राम के लिए। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम किसी दूसरे सिस्टम से बात करे तो हमें उस सिस्टम की एपीआई चाहिए होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं, तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एपीआई है, ये उस एपीआई के जरिए जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह आप समझें कि भाई कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर किसी मशीन की बात होगी कि मैंने किसी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन करनी है तो, या किसी सिस्टम से इंटरेक्शन करनी है, तो मुझे उस सिस्टम की एक एपीआई चाहिए होगी, तब मैं उससे जो है वो इंटरेक्शन कर सकूँगा। तो फ़र्क मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम के लिए इंटरफेस होता है, ये ह्यूमन के लिए नहीं होता। दैट मीन कि जब भी आप एपीआई का वर्ड सुनेंगे तो एपीआई इज नॉट फॉर एंड यूजर्स, इट इज नॉट फॉर यूजर्स और ह्यूमन बीइंग्स। एपीआई इज फॉर प्रोग्राम्स। ठीक है, एपीआई इज एन इंटरफेस दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद अ सिस्टम प्रोग्रामेटिकली। जाहिर है कि हम प्रोग्रामेटिकली उनसे बात करने के लिए इसको यूज करते हैं। जावा एपीआई क्या चीज़ है, इसी को रिलेट करते हैं थोड़ा सी इस बात को। जैसे देखें, जो स्कैनर हमने यूज किया था ना, तो वो जावा की एक एपीआई का एक कंपोनेंट है, क्योंकि आप समझे कि वो जावा की एपीआई का एक हिस्सा है। स्कैनर के अंदर या स्कैनर को यूज करते वक्त फॉर एग्जांपल आप यूज करते हैं नेक्स्ट इंट का मेथड। तो नेक्स्ट इंट का मेथड कॉल करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि स्कैनर के अंदर नेक्स्ट इंट इंप्लीमेंट कैसे हुआ है या वो काम कैसे कर रहा है। तो जो एपीआई होती है वो हमें एक इंटरफेस देती है, जैसे स्कैनर का कंपोनेंट दिया
और हमें नेक्स्ट इंट का मेथड दे दिया, तो हमें बस उसके इंटरफेस का पता होना चाहिए कि भाई ये कंपोनेंट है, इसका ये मेथड है, मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरा ये वाला काम हो जाएगा। मुझे उसकी इंटरनल डिटेल्स का नाम भी पता हो तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। एक बात ये, दूसरी बात क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये मशीन के लिए इंटरफेस है, तो ऐसे समझें कि जो स्कैनर का कंपोनेंट है या नेक्स्ट इंट का उसके अंदर एक मेथड है, वो एक प्रोग्राम के अंदर ही यूज हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते एक एंड यूजर को कि भाई ये लो स्कैनर और इसको इस्तेमाल कर लो। हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर प्लग इन करते हैं, उसका फंक्शन कॉल करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वो जब कॉल होता है तो वो एक स्पेसिफिक काम होता है। दैट मीन इनकी ये एक तरह की एग्जाम्पल है आप समझने के लिए कि क्यों हम कहते हैं कि ये मशीन के लिए, प्रोग्राम के लिए। जैसे कि देखें, हमने स्कैनर को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, एंड यूजर को नहीं पता होता कि भाई इसके अंदर पीछे स्कैनर लगा हुआ है या नेक्स्ट इंट का मेथड लगा हुआ है, उसको बस ये पता है कि मेरा ये वाला एक काम है जो हो रहा है। इसी तरह डिफरेंट ई कॉमर्स जो स्टोर्स है ना, वो भी एपीआईज को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने इजी पैसा से पेमेंट प्रोसेस करनी हो तो आपको जाहिर है कि आप ये तो नहीं करेंगे ना कि फॉर एग्जांपल यूजर ने अपनी पेमेंट देनी है और आप उसे कहें जी 2 घंटे या घंटा वेट करो, मैं टेलीनॉर या किसी कंपनी से फोन पे रब्ता करता हूं और फिर मैं आपकी पेमेंट को कंफर्म करूंगा। हम करते क्या हैं, जो कंपनीज हैं वो हमें एपीआई दे देती हैं, ठीक है। यानी कि एपीआई मीन फर्ज करें, टेलीनॉर की एक सर्विस है इजी पे, इसको हम अपने ई कॉमर्स के स्टोर के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टेलीनॉर क्या करता है, टेलीनॉर हमें एक एपीआई देता है, यानी कि एक छोटा सा प्रोग्राम हमें देता है। हम उस प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर जो बने हुए डिफरेंट मेथड्स हैं या क्लासेस हैं या जो भी आप कह लें कि फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं, हम उनको यूज करते हुए जब उनको कॉल करते हैं तो वो जो एपीआई है वो बैकएंड पे वो कॉल ऑटोमेटिकली हमारी इजी पे को ट्रांसफर कर देती है, और जो हमने पेमेंट वगैरह सारी मैनेज करनी होती है वो हमारी मैनेज हो जाती है। यानी कि यूं समझें कि वो जो एपीआई है वो एक इंटरफेस है मेरे ई कॉमर्स स्टोर के दरमियान और उसके जो बैक साइड पे टेलीनॉर की इजी पे की सर्विस है उसके दरमियान। इसी तरह जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं ये भी आपको एपीआई देती हैं। वो क्यों देती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑर्डर आता है और आप चाहते हैं कि जैसे ही वो ऑर्डर आए तो ऑटोमेटिकली टीसीएस के ऑफिस को या ब्लू एक्स के ऑफिस को ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि भाई ये कोरियर एक है, ये मैंने पिक करना है और कहीं डिलीवर करना है, तो आपको मैन्युअली ईमेल ना करनी पड़े, फोन ना करना पड़े। आप करेंगे क्या, अब ब्लू एक्स या टीसीएस की जो एपीआई है यानी कि उनका एप्लीकेशन का प्रोग्रामेबल इंटरफेस यानी कि उनका जो कोड कह लें एक तरह का, वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको इंपोर्ट करेंगे, लेके आएंगे और उसके कोई मेथड्स वगैरह कॉल करेंगे। तो जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा आप उस टीसीएस की एपीआई को कॉल करके एक दूसरा मेथड कॉल कर देंगे, तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली वो एक मैसेज जो है वो टीसीएस को चला जाएगा कि भाई फलानी जगह पे ये कोरियर रेडी फॉर पिकअप है और मैंने यहाँ से पिक करना है और मैंने इसको यहाँ पे डिलीवर करना है। इसी तरह जो ट्विटर है, एक तो तरीका ये ना कि आप ट्विटर को वेबसाइट खोल लें या मोबाइल ऐप खोल लें, वहां से यूज करें, तो आप ट्विटर को की एपीआई भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आप एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं जो ट्विटर से बात करेगा। तो क्या हुआ, आपका प्रोग्राम एक तरफ है, दरमियान में ट्विटर की एपीआई है, उसके बैक साइड पे क्या है, ट्विटर का सिस्टम है। तो ट्विटर एपीआई क्या करती है, ट्विटर के सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस है। अब आपको ये बात थोड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस यानी कि ट्विटर को प्रोग्रामेटिकली यूज करने का एक इंटरफेस है जिसको मेरा कोड यूज करेगा और मेरे कोड में जो मेथड जिस भी फ्लो में कॉल किए वो ऑटोमेटिकली वही काम सारे ट्विटर पर परफॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नई ट्वीट पोस्ट करनी है, कोई और काम करना है, ट्वीट अपडेट करनी है, रीट्वीट करनी है, तो वो मेरा मैन्युअली करने की बजाय मैं एक प्रोग्राम बना सकता हूं जो ये वाला काम करे। इसी तरह फेसबुक एपीआई है, तो वही एग्जांपल यहाँ पे भी है कि आप जो है जितने काम फेसबुक पे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये सारे काम आप एक प्रोग्राम भी लिख सकते हैं जो ये सारे काम करेगा, ठीक है, ये कर सके यानी कि। तो आपको वो लिखने के लिए क्या चाहिए होगा, फेसबुक की एपीआई चाहिए होगी, ताकि फिर आप ये वाला जो है वो काम कर सकेंगे। तो इन जनरल बस ये समझे कि ये सॉफ्टवेयर का एक ऐसा इंटरफेस होता है जो प्रोग्रामर्स के लिए या प्रोग्राम्स के लिए होता है, ठीक है। तो हम उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट करके उस सिस्टम के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो इसमें जो है टू यूज एन एपीआई वो डोंट नीड टू अंडरस्टैंड और इवन थिंक ऑफ हाउ इट वर्क इनसाइड। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक की मैं एपीआई यूज करता हूं तो मुझे ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि फेसबुक का इंटरनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। मुझे ये पता है कि मैंने फलाना फंक्शन कॉल किया, उसको ये पैरामीटर पास किए, तो ये जो मेरा पिक्चर मैं इसको पास कर रहा हूँ या स्टेटस टेक्स्ट मैसेज पास कर रहा हूँ, ये मेरा फेसबुक पे स्टेटस के तौर पर अपलोड हो जाना है। तो मेरी यही रिक्वायरमेंट होती है, मुझे उसके इंटरनल सिस्टम को जानना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं शुरू में आपको एग्जांपल दिया है कि एक टीवी के रिमोट को यूज करने के लिए टीवी के सर्किट को समझना जरूरी नहीं है, तो सेम केस यहाँ पे है कि हमें उसकी इंटरनल डिटेल्स को समझे बगैर भी हम जो एपीआईज हैं उसको यूज कर सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जावा एपीआई डॉक्स का। लेकिन जो एपीआई है ये तो आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि उसके अंदर बहुत सारी फंक्शंस या बहुत सारी क्लासेस वगैरह होती हैं। तो अब वो तो किसी दूसरे डेवलपर ने लिखी हैं और मुझे उसको कंपाइल्ड कोड फॉर एग्जांपल दे दिया है, तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि इस पैकेज के अंदर या इस लाइब्रेरी के अंदर कितनी क्लासें हैं, उनके कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और वो पैरामीटर में क्या क्या देते हैं, तब तक मैं वो एपीआई यूज़ नहीं कर सकता। दैट मीन्स के एपीआई को यूज़ करने के लिए मुझे एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। लिहाजा जितनी भी कंपनीज एपीआई बनाती हैं वो साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट भी रिलीज करती हैं, जो डॉक्यूमेंट हेल्प करता है डेवलपर्स की। वो डॉक्यूमेंट किसके लिए होता है? एंड यूजर के लिए वो नहीं होता, वो डेवलपर्स के लिए होता है जिन्होंने प्रोग्राम के अंदर उस एपीआई को यूज करना होता है। तो इसी तरह हम चूंकि जावा की सारी बात कर रहे हैं, तो ये तो मैंने जनरल एपीआई का आपको ओवरव्यू दिया ना कि एपीआई सिर्फ जावा की हद तक लिमिटेड चीज नहीं है, वो एक बड़ी ब्रॉड चीज है। अब आप बात करते हैं जावा एपीआई डॉक्स की। तो जावा एपीआई डॉक्स मीन के वो डॉक्यूमेंटेशन जो जावा ने प्रोवाइड की है जावा के एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस यानी कि एपीआई के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, सो दैट वी कैन यूज देम इन आवर प्रोग्राम। तभी तो हम जावा के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज कर सकेंगे। अब यहाँ पे कंपोनेंट से क्या मुराद है? देखें, जावा चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ इन जनरल हम कह सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट से मेरी मुराद है क्लासेस। यानी कि अगर हमने देखना हो कि जावा की एपीआई में कितनी क्लासेस हैं, उसके अंदर मेथड्स कितने हैं, हर क्लास के कंस्ट्रक्टर कितने हैं, तो ज़ाहिर है मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी जहां से ये मुझे पता चलेगा। तो इसको कहते हैं जावा एपीआई डॉक्स। आप क्या करें, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस लिंक को डाउनलोड कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखें फॉर एग्जाम्पल जावा 8 एपीआई ये डॉक्स डाउनलोड। इसके बाद जो आपके पास ये लिंक आएगा, यहाँ से आप जो है वो अपनी एपीआई को डाउनलोड कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिंक आ रहा है, यहाँ से आप जो है इसके आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी। ये देखिए, ये 119 MB की एक जिप फाइल है, इसको डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद, जैसे मैंने जो कि इसको डाउनलोड कर लिया था लेक्चर से पहले, और इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसको आप अनजिप करें पहले। और जैसे मैंने ये देखें, ये मेरे पास फाइल डाउनलोड हुई, ये मैंने उसको अनजिप कर लिया। अनजिप करने के बाद आप, ये डॉक्स का फोल्डर है, इसके अंदर ये इंडेक्स की फाइल है। तो ये एक्चुअली डिफरेंट तरह की जो पार्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं, हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप इंडेक्स वाली फाइल को जो है वो ओपन कर लें। जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपको थोड़ा ओवरव्यू सा दे रहा है कि भाई जो जावा का सिस्टम है या जो इसकी एपीआई है उसके, या जो रन टाइम है या डेवलपमेंट किट है, ये सारी रन टाइम मीन जो उसकी वर्चुअल मशीन है, और जेडीके मीन जो डेवलपमेंट किट है, तो उसके कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट का क्या नाम है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। क्योंकि ये थोड़े से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें एडवांस टॉपिक्स हैं, तो हम इसकी डिटेल में भी नहीं जा रहे। बस आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बता रहा है कि जावा में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हो सकती है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग हो सकती है, इसी तरह एक्सएमएल प्रोसेसिंग हो सकती है, मैथ कलेक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं कह लें। तो वो इसने समराइज़ किया कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। हम क्या करेंगे, जावा SE API, कि ये जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे जावा SE API के ऊपर। SE मीन स्टैंडर्ड एडिशन। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये जो मेरे पास इंटरफेस खुला है, ये एक्चुअली इससे कहते हैं कि API डॉक्स, जावा API डॉक्स। ठीक है, अब इसका ऑर्गेनाइज कैसे किया गया होता है, हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखें, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका ये है, ये लेफ्ट टॉप पे देखें, ये वाला जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन 8, ये बता रहा है कि API डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ की है, ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन 8 की डॉक्यूमेंटेशन है। अब देखें, हमने तो सिर्फ वो यूटिल का पैकेज यूज़ किया है या 1-2 पैकेज और यूज़ किए होंगे, तो इसमें क्या जावा में सिर्फ यही पैकेज है यूटिल और बाकी? तो ऐसी बात नहीं है, जितने भी अब पैकेजेस हैं वो सब के सब ये लिस्ट आ रही है। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया था ना अभी कि एपीआई हमारी मदद करती है कि हम उस सिस्टम को समझ सकें जिससे हमने इंटरेक्शन करनी है। तो अगर मैंने जावा को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि जावा के पैकेजेस कितने हैं, हर पैकेज में क्लासेस कितनी हैं, तो वो मुझे यहाँ से पता चलेंगी कि भाई ये पैकेजेस हैं सारे। अब देखें, हर एक पैकेज का नाम आ रहा है। और पैकेज क्या होता है, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई पैकेज जो है वो एक्चुअली एक फोल्डर होता है या हायरार्की फोल्डर होती है जिसमें हमने क्लासेस ऑर्गेनाइज की होती हैं। एक्सक्यूज मी, आप किसी पैकेज पे जब क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, किसी पे कर लें, लेट्स से हम कहते हैं जी जावा एक्स में एक एक्टिविटी है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पैकेज के अंदर फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी इसमें एक्सेप्शंस आई हैं, ये हम पढ़ेंगे थोड़े से वीडियोस के बाद। अभी मैं कोई और पैकेज ओपन कर लेता हूँ जिसमें कुछ क्लासेस भी आए हैं, ठीक है। तो ये देखें, जब मैंने इस पर क्लिक किया है ना java.io के पैकेज पे, तो अब इस पैकेज की डिटेल बॉटम वाले सेक्शन में आ गई है। वो बता रहा है कि इस पैकेज के अंदर इंटरफेस कितने पड़े हैं, क्लासेस कितनी पड़ी हैं,
और एक्सेप्शन कितनी पढ़ी हैं। तो हमने अभी तक इंटरफेस पढ़े हैं, सॉरी क्लासेस पढ़ी हैं, जो हमारे पास इंटरफेसेस हैं, और जो एक्सेप्शन है वो आने वाली जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर वो चीज़ें आएंगी। तो अभी बस ये समझें कि ये सारी उसकी समरी आ जाती है कि इसमें इस पैकेज में ये सारी क्लासेस हैं। हर एक क्लास क्या है, आप उस पर फर्दर क्लिक करेंगे क्लास के नेम पे, तो इस पे क्लिक करने से जो राइट वाली विंडो है इसमें उस क्लास की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये बात होगी। ठीक है, यानी कि पैकेज और उस पैकेज की फर्दर डिटेल बॉटम साइड पे, और जब आप किसी क्लास पे क्लिक करें तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो राइट साइड पे। दूसरी बात, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक क्लास का पता है लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन से पैकेज में पड़ी है, लेट्स से हम कहते हैं कि एक मैथ की क्लास है और वो मुझे नहीं याद कि भाई कौन से पैकेज में है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक पैकेज पे इंडिविजुअली क्लिक करने की बजाय, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना कि वो कौन से पैकेज, मैं ऑल क्लासेस पर क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने से ये जो बॉटम वाला सेक्शन है ये क्या करता है, ये जितने भी ये पैकेजेस हैं उन पैकेजेस में जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस के जो नेम्स हैं वो इस सेक्शन के अंदर लोड हो जाते हैं। यहां से मैं सर्च कर सकता हूं कंट्रोल F फॉर एग्जांपल मैथ लिख के, और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा, ये देखें ये मैथ की क्लास यहाँ पे आ रही है, इसमें क्लिक करूंगा तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ये जो मैथ की क्लास है ये एक्चुअली डिफाइंड है, इसकी यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ये है, और ये डिफाइंड कहाँ पे है। अभी मैं आपको इस वाले पेज का ओवरव्यू देता हूँ कि डिफाइंड कहाँ पे है। अभी बस अभी तक ये समझे कि भाई ये चीज़ किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, यानी कि पैकेजेस बॉटम में उस पैकेज की डिटेल और राइट साइड पे इंडिविजुअल क्लास वगैरह की जो है वो डिटेल। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि भाई इस पेज का स्ट्रक्चर क्या है। मिसाल के तौर पे चले हम इसी की बात कर लेते हैं, मैथ की जो क्लास है इसी की बात कर लें। तो देखें यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो पैकेज है ना ये java.lang का मतलब है कि ये जो क्लास है ये java.lang के पैकेज के अंदर है। lang मीन लैंग्वेज, ठीक है, ये जावा लैंग्वेज की जो कोर चीज़ें हैं वो java.lang के पैकेज के अंदर हैं। अच्छा, एक बात ये पता चलती है। दूसरी ये बात पता चलती है कि भाई ये जो क्लास है इसकी पेरेंट क्लासेस कौन सी हैं। अब पेरेंट क्लासेस क्या हैं वो हम इसके बाद रेज पढ़ेंगे, तो उसके साथ जब हम इनहेरिटेंस शुरू करेंगे तो फिर पता चलेगा आपको पेरेंट क्लासेस क्या हैं। अभी आप समझें कि कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं कि उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो हमारी क्लास यूज़ कर रही होती है, इनहेरिट कर रही होती है। ठीक है, तो ये उसका बता रहा है कि इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है। फिर वो बता रहा है कि ये क्लास जो है वो पब्लिक है, फाइनल है, और ये क्लास का नेम क्या है, ये किसको एक्सटेंड करती है, इसकी डिटेल आगे जाके कोर्स में आएगी। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो फील्ड हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखें जिसने बताया कि इसके अंदर एक ई नाम से फील्ड है, एक पाई के नाम से फील्ड है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करें, मैथ डॉट PI लिखें, तो आपको जो ये जो रेशो होती है सर्कमफेरेंस और सर्कल की, तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर इसके अंदर फील्ड समरी के बाद आ रही होती है मेथड समरी, यानी कि इस क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड हैं। तो ये देखें ये बता रहा है कि भाई ये मतलब कॉस का मेथड है, ऐड एग्जैक्ट मतलब ये डिफरेंट मेथड्स हैं, टेंजेंट एंगल कैलकुलेट करने का, सीलिंग मतलब कैलकुलेट करने का, इसी तरह कोसाइन का और फ्लोर लेने का, मतलब ये सारे मैथ्स की डिटेल है। अब बात जो है ना वो थोड़ी सी मुख्तसर मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि आपको कोई भी काम करना है तो आप सिर्फ यहाँ से देखेंगे कि ये मेथड क्या है, फ्लोर का मेथड क्या करता है, एक इस पर क्लिक कर दें तो ये आपको उसी पेज के अंदर बॉटम एरिया में ले जाता है। ये बताता है कि फ्लोर का मेथड क्या करता है, आप इसको डबल नंबर पास करते हैं, ये डबल नंबर रिटर्न करता है, और ये एक स्टैटिक मेथड है, और ये जो है ये एक पब्लिक मेथड है। देखिए इतनी बात काफ़ी है मेरे लिए ये पता, अगर मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि फ्लोर की जो बॉडी है या फ्लोर का जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है। तो दैट मीन्स के अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमारी हेल्प करती है कि किसी मेथड को यूज़ कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसको यूज़ करना हो फ्लोर के मेथड को, तो मुझे क्या ज़रूरत है यूज़ करने के लिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि क्लास का नाम क्या है और मेथड का नेम क्या है, मेथड पैरामीटर में क्या लेता है, रिटर्न क्या करता है, और वो मेथड पब्लिक है या पब्लिक नहीं है, नॉन पब्लिक है। अच्छा, ऐसा करते हैं इसको यूज़ करके देख लेते हैं ताकि ये जो लेक्चर है ये थ्योरेटिकल साइड ना रह जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात भी हो कि हमने जो लास्ट टाइम कोड लिखा था उसी में, ये प्रोजेक्ट 1 में हमने लिखा था, यहाँ पे जाके उसी में ही चेंजेस कर लेते हैं पैकेजेस वाले के अंदर। ये हमने स्टूडेंट टेस्ट की क्लास बनाई थी, इसी में हम मैथ का कोई फंक्शन कॉल करके आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। क्योंकि अभी हम जो है वो इस पैकेज वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको जो है थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा जो फोकस है वो इसी पे रहे। और यहाँ पे हम कहते हैं कि भी एक डबल नंबर है, लेट्स से उसका नाम, और उसके अंदर हमने कोई भी नंबर रख लें, लेट्स से हमने .5452 रख दिया। और अब हम यूज़ करते हैं
कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये इसको यूज़ करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, जैसे फ्लोर उसका नाम था, तो ये देखें मुझे यहाँ पे फ्लोर, ये देखें कि ये फ्लोर ये एक मेथड है, ये करता क्या है, डबल नंबर लेता है और रिटर्न में भी डबल नंबर ही करता है। ठीक है, स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक से आपको पता चल जाना चाहिए कि इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे मैथ की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करूँगा मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, और इसको मैं पैरामीटर में डबल नंबर पास कर दूंगा, दैट मीन्स कि मैंने नम पास कर दिया। ये मुझे डबल नंबर रिटर्न करेगा, और वो जो रिटर्न किया है वो मैंने इसको एज इट इज़ यहीं पे प्रिंट कर दिया है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो उसको कहीं पे सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप num2 कह दें और इसको यहाँ पे सेव कर लें, इसके रिजल्ट को, और बाद में इसको जो है वो num2 की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दें। तो इतना काम करने से जब आप इसको कंपाइल करेंगे, लेट से इसको इधर कंपाइल भी करके देख लेते हैं हम, इसको यहाँ से कमांड विंडो पे जाते हैं, ई में, अच्छा जी वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, इस प्रोजेक्ट 1 में पड़ी है, यहाँ से हम उसको रन करेंगे। जब पहले कंपाइल कर लेते हैं, आपको पता है वो हमने लास्ट टाइम कॉम में बिट्सपीडिया का पैकेज था एक हमारा, उसके अंदर हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐप के अंदर स्टूडेंट टेस्ट की जो फाइल है उसको हमने प्लेस किया था। इसको इधर कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको हम इसी कमांड को यूज़ करते हैं और रन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें जो 2452 का जो मतलब जो फ्रैक्शन थी उसने ख़त्म कर दी, क्योंकि हमने फ्लोर का मेथड कॉल किया है और फ्लोर का मेथड ये वाला काम करता है। इसमें एक और अहम बात याद आ गई, वो ये है कि देखें हमने जब रैंडम की क्लास यूज़ की थी और स्कैनर यूज़ किया था तो उसको इंपोर्ट किया था, तो मैथ की क्लास यूज़ की है तो इसको इंपोर्ट क्यों नहीं किया। देखिए इसकी वजह ये है कि कुछ पैकेज, ये जो इसका जो पैकेज है ना, ये वाला मैथ जावा डॉट लैंग, ये जो पैकेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पैकेजेस में आए, ऑल क्लासेस में आए, और सॉरी पैकेजेस में आए और यहाँ पे सर्च करें जावा डॉट लैंग, तो ये जो पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, ये देखें, ये लॉन्ग, इंटीजर और ये प्रोसेस और मतलब बहुत सारी इसके अंदर, सिस्टम की क्लास भी इसके अंदर होगी। यानी कि ये वो सारी क्लासेस हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें जो है उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ये देखें सिस्टम की क्लास भी आ रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करते हैं तो वो उस पैकेज से यूज़ हो होता है, क्योंकि ये जावा डॉट लैंग के पैकेज में है, तो हमें जावा डॉट लैंग के अंदर जितनी भी चीज़ें डिफाइंड हैं उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। इन शॉर्ट ये कह लें, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया और यूज़ कर लिया है। ये एक एग्जाम्पल होगी। इसी तरह आप बाकी क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम चाहते हैं कि भाई स्ट्रिंग की क्लास को देखें कि स्ट्रिंग की क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड डिफाइंड हैं, तो हम पहले स्ट्रिंग की क्लास को सर्च कर लेंगे और यहाँ पे उसके बाद यहाँ ये देखें, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल इसके मेथड कौन कौन से हैं, तो इसकी डिटेल बता रहा होता है। ठीक है, और ये सिर्फ मेथड की डिटेल नहीं बताता, ये साथ साथ ये भी बताता है कि इसके कंस्ट्रक्टर कितने हैं और कौन कौन सा कंस्ट्रक्टर क्या पैरामीटर लेता है, ताकि हम उसको मल्टीपल तरीकों से जो है वो बना सकें उस ऑब्जेक्ट को। इसी तरह यहाँ पे जितने भी मेथड्स हैं उनकी डिटेल आ रही है। जैसे इसमें एक मेथड होता है सब स्ट्रिंग का, ठीक है, तो सब स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे होगा एंड पे सब स्ट्रिंग। ये देखें सब स्ट्रिंग क्या करता है, इस पे क्लिक करें, रिटर्न द स्ट्रिंग दैट इज सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग बिगन विद द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स एंड एक्सटेंड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। वो कह रहा है जो आप इसको नंबर पास करेंगे वहाँ से शुरू करके एंड तक जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर देगा। और ये जो मेथड है ये देखें ये नॉन स्टैटिक है, दैट मीन्स के इसको कॉल करने के लिए स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मेरे पास पहले होना चाहिए। तो इसको यानी कि कुछ मेथड स्टैटिक होते हैं तो वो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जो मेथड स्टैटिक नहीं है उनको कॉल करने के लिए हमें ज़ाहिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे अगर आपको डिमोन्स्ट्रेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और हम कहते हैं कि वो नेम है किसी यूज़र का, लेट्स से, और उसके बाद हम एक मेथड कॉल करते हैं, हम कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ये जो नेम है इसके ऊपर देखें ना ये नॉन स्टैटिक मेथड है, दैट मीन्स कि अब मैं जो सब स्ट्रिंग का मेथड है वो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डॉट लगाऊंगा फिर कॉल करूंगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, मैं कहता हूँ जी सब स्ट्रिंग बनानी है 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ इंडेक्स से शुरू करना है और एंड तक। तो जो भी स्ट्रिंग आएगी रिटर्न कर देगा और ये हम क्या करेंगे ऑटोमेटिकली अपने पास यहाँ पर उसको प्रिंट कर देंगे। तो जैसे ये देखें ये मैंने इसी क्लास को रिकम्पाइल किया है, बाद में जब रीरन किया तो उसने उसको प्रिंट कर दिया। ये शहजाद 2 दफ़ा क्यों प्रिंट हुआ है, अच्छा ये लाइन डुप्लीकेट हो गई, ठीक है। तो अदरवाइज एनीवे ये सब स्ट्रिंग का मेथड है। तो बस आप ये ज़हन में रखें कि भाई वो चीज़ें हम इस कोर्स में हर मेथड और हर क्लास यूज़ नहीं कर सकते।
आपको एक मतलब स्ट्रक्चर का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलता है कि क्लासेस कहाँ पढ़ी हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पढ़ी है, और उसके कंस्ट्रक्टर क्या हैं, वो कैसे मतलब के पैरामीटर में क्या लेते हैं, मेथड स्टैटिक है तो कैसे कॉल होगा, नॉन स्टैटिक कैसे कॉल होगा, और बाकी मेथड कौन कौन से हैं जो एक क्लास हमें प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो तो आप जावा में जो क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं या इसके अलावा भी जो बाकी क्लासेस हैं वो खुद से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया है कि इनको यूज़ करने के लिए हमें बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि ये मेथड करता क्या है, स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि ये मेथड की बॉडी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनीवे ये हमारा जो एक पार्ट था डिस्कशन का वो ये था। अच्छा जी, ये आपको मैंने डॉक्स का बता दिया, डाउनलोड कहाँ से करनी है, यूज़ कैसे करनी है, और साथ ही हमने बात कर ली है, एग्जाम्पल की बात भी कर ली है, स्ट्रिंग की क्लास की बात कर ली, मैथ की क्लास की बात कर ली है। स्कैनर की क्लास आप पहले यूज़ कर चुके हैं, आप उसके मजीद मेथड देखना चाहते हैं तो आप उसको ईपी डॉक्स में से देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूजिंग क्लासेस फ्रॉम जार फाइल। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये वहीं से मैंने स्लाइड कॉपी की है ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। आपको मैंने बताया था ना कि भाई जो क्लासेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब एक तो प्रोजेक्ट के अंदर अभी कुछ क्लासेस है ना, उसको तो आप सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो क्लासेस जो आपके प्रोजेक्ट में नहीं होती, उससे बाहर होती हैं, तो उसके दो केसेस होते हैं उनको यूज़ करने के। पहला केस तो ये है कि वो इंडिविजुअल क्लास फाइल की सूरत में है, जैसे आपको मैंने एक प्रोजेक्ट में एक क्लास फाइल बनाई थी लाइब्रेरी, ये बुक के नाम से, उसको यूज़ करके बताया था कि उसको आप क्लास पाथ लगा के उसको यूज़ कर लेते हैं। दूसरा एक और है कि आपकी कुछ क्लासेस जो हैं वो एक लाइब्रेरी की फॉर्म में होती हैं, उसे कहते हैं जार फाइल। तो जार फाइल क्या होती है, जावा आर्काइव फाइल होती है, और ये फाइल बहुत सारी क्लासेस को कंटेन करती है, उनके बाइट कोड को। तो हम जार फाइल को कैसे यूज़ करेंगे, तो देखें यूज़ करने का जो तरीका है वो सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अगर प्रोजेक्ट 2 के अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं तो हम उसको क्लास पाथ से यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह अगर मेरी कुछ क्लासेस जार फाइल में पड़ी हैं तो मैं क्लास पाथ के बाद अपनी जार फाइल का पाथ दे दूंगा और उसके बाद अपनी जो क्लास कंपाइल करनी है, रन करनी है, उसका नाम लिख दूंगा। तो यूज़ करने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जार फाइल होती क्या है। तो अब जार फाइल भी जाहिर है फर्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा इसकी एक एग्जांपल बता दूं कि हम कैसे जार फाइल हमें मिलती है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं और इंडिविजुअल डेवलपर्स वो अपने सोर्स कोड को इंटरनेट पे फ्री में पब्लिश कर देते हैं, जिसको ओपन सोर्स, जैसे आपने नाम सुना होगा, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही जावा की बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो ओपन सोर्स हमें मिल जाती हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उसको डाउनलोड कहाँ से करना है या उसको कहाँ से यानी कि लेना है यूज़ करने के लिए। तो यूँ करते हैं कि एक अपाची कॉमन्स यानी कि एक कंपनी है, अपाची ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसके अंदर से एक लाइब्रेरी जो है वो हम डाउनलोड करके आपको मैं यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे हम दूसरों की बनी हुई जो लाइब्रेरीज हैं वो कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले अपाची जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको मैं क्विकली बता देता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, और ये उसकी डिटेल भी, मतलब यहाँ पे आप इनके प्रोजेक्ट सेक्शन में कहीं जाएंगे ना, कहाँ पे है ये देखें प्रोजेक्ट लिस्ट, तो बहुत सारे ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, खैर अभी हमारा मकसद इसकी डिटेल में जाना नहीं है। इनका एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है अपाची कॉमन्स। ठीक है, अपाची कॉमन्स का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये किया हुआ है कि जो जावा की मतलब बड़ी फ्रीक्वेंट या कॉमन चीज़ें हैं ना यूज़ होने वाली, इन्होंने क्या किया हुआ है उसकी जार फाइल में उसकी क्लासेस वगैरह बनाकर पब्लिश की हुई हैं ओपन सोर्स के तौर पर। ठीक है, तो ये उसके डिफरेंट यानी कि कंपोनेंट्स हैं इस एक प्रोजेक्ट के अंदर, कह लें कि मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो इनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में काम करना है तो आप इनकी ये वाली जार फाइल डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने कंप्रेस करना है, इनकी जिप फाइल बनानी है या अनजिप करना है, ठीक है, अपने किसी भी फाइलों को, तो आप जिप अनजिप करने के लिए इस लाइब्रेरी में मौजूद क्लासेस को यूज़ कर लेंगे, एंड सो ऑन। ये बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। तो हम इसमें से एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है लैंग। ठीक है, अपाची कॉमन लैंग। ये क्या चीज़ है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी फॉर क्लासेस इन java.lang, यानी कि java.lang में जो क्लासेस पड़ी होती हैं ना कॉमन, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है और इस तरह की बहुत सारी और भी हैं, तो उन्हीं के बारे में मजीद फंक्शनैलिटी जो है वो इन्होंने इसके अंदर डिफाइन की हुई है। तो हम करते ये हैं कि इसको डाउनलोड करते हैं, बाकी भी आप ऐसे यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल है इसलिए आपको मैं ये वाली जो है एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कि हम उसके होम पेज पे आ गए,
एक अपाची इनकी कॉमन लैंग के होम पेज पे। यहाँ से हम डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे, ये लेफ्ट साइड पे जो इसका लिंक आ रहा है, और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। अब देखें सोर्स कोड भी होता है इसका, और बाइनरी यानी कि एग्जीक्यूटेबल, या इनके एग्जीक्यूटेबल तो नहीं कहेंगे, यानी कि आप कंपाइल कोड भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो gz फॉर्मेट है ये यूज होता है लिनक्स में। हम विंडोज पे काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये यूज कर लूंगा। अगर आप लिनक्स पे या एप्पल वगैरह का कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप इसको यूज कर लेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा, इस मैंने क्लिक किया तो ये देखें डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद अब ये जो फाइल डाउनलोड हुई है इसके अंदर इसकी सारी जो डिटेल है इसके अंदर मौजूद है। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले अनजिप कर लूंगा। अनजिप करने के बाद मुझे इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, जो जार फाइल है वो भी मिल जाएगी, और जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मुझे यहां से जो है वो मिल जाएगी। अच्छा जी, इसको यूज करने के लिए जो पहले इसको ओपन करते हैं तो देखिए इसके अंदर ये कुछ फाइलें हैं। ये हमारी जार फाइल है, ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है जार की फॉर्म में, और ये सोर्स में भी सोर्स कोड है, ये कुछ ऐसी कुछ चीज लग रही है। टेस्ट केसेस हैं, ये टेस्ट केस आप थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये आप सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे कि टेस्टिंग क्या होती है और इस तरह की चीजें क्या होती है, या किसी टेस्टिंग का डेडिकेटेड कोई कोर्स आप लेंगे उसमें देखेंगे। ये अहम बात है कि देखें, अब बात को समझें कि मैंने इससे पहले आपको एपी डॉक्स की इतनी कहानी क्यों सुनाई है, क्योंकि जो थर्ड पार्टीज लाइब्रेरी पब्लिश करती हैं हम उसको यूज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज करने से पहले एपी डॉक्स में जाऊंगा, और इसको जब मैं ओपन करूंगा यहाँ पे ये इंडेक्स की फाइल ओपन किया करें हमेशा। इंडेक्स की फाइल हमारा होम पेज होता है एक तरह का कह लें। यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि भाई इस लाइब्रेरी में कितनी क्लासेस हैं। तो ये देखिए इस लाइब्रेरी में इतनी सारी क्लासेस हैं जो डिफरेंट काम करती हैं। अगर मुझे, अब मैंने तो ज़ाहिर एक आधी एग्जाम्पल देनी है ना, तो मैं यहाँ पे क्लास आपको बताता हूँ। इसमें क्लास है स्ट्रिंग यूटिल्स के नाम से। ये जो क्लास है स्ट्रिंग यूटिल्स, देखिए ये जो क्लास है ना, इसके अंदर बड़े बेसिक से फंक्शन को बने हुए हैं। यहाँ से कोई फंक्शन यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें कि इज एम्प्टी इज ब्लैंक का फंक्शन है, ट्रिम का फंक्शन है, स्टार्ट विद कोई स्ट्रिंग होती है कि नहीं होती। तो ये सारे फंक्शन की डिटेल आगे आ रही है। और एक मिनट, कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, ये हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी है, इसको ऐसे इसका भी बना सकते हैं, लेकिन जो स्टैटिक मेथड्स हैं उसको हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो सारे मेथड्स हैं ये स्टैटिक हैं। दैट मीन्स के इन मेथड को यूज करने के लिए मुझे जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कोई भी एक बेसिक सा मेथड यूज कर लेते हैं। जैसे कैपिटलाइज का मेथड है, ये क्या करता है, कैपिटलाइज स्ट्रिंग चेंजिंग द फर्स्ट कैरेक्टर टू इट्स टाइटल केस एज पर कैरेक्टर, जो भी डिटेल है इसकी कह रहा है ये आपकी स्ट्रिंग को जो है वो कैपिटलाइज कर देगा। तो हम यूँ करते हैं कैपिटलाइज यूज कर लेते हैं, या कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। और ये देखें एग्जाम्पल से बता रहा है कि अगर आप इसको क्या डेटा पास करेंगे तो ये क्या चीज़ आपको जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर रहा है आई थिंक। हाँ ये देखिए ना एग्जाम्पल में बताया कि कैट पास करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा। इसी तरह कोई और मेथड देख लेते हैं, जैसे एब्रीविएशन है। तो एब्रीविएट का मेथड क्या करता है कि आप इसको जो भी डेटा पास करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कुछ सिंपल सा मेथड यूज़ करूँ ताकि अभी आप इसको चॉम्प सेंटर कंपेयर, इसमें एक मेथड है इज एम्प्टी या इज नल इज एम्प्टी। हाँ देखें ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसको जो भी हम स्ट्रिंग पास करते हैं ना ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो हम यूँ करते हैं इज एम्प्टी का मेथड, ये स्टैटिक मेथड है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं अपने कोड में जाके। अच्छा, तो मुझे देखें पता चल गया कि ये हमारे हमसे एक स्ट्रिंग कैरेक्टर सीक्वेंस लेता है। कैरेक्टर सीक्वेंस भी एक स्ट्रिंग ही होती है। इसकी फर्दर डिटेल में आपको इनहेरिटेंस में जाके बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग कैसे होती है। तो इसको हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे और ये हमें एक बूलियन रिटर्न करेगा, और ये स्टैटिक मेथड है और ये पब्लिक है। दैट मीन्स कि मैं इसको कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, और कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बात ये होगी। अब कैसे करूंगा, क्लास का नाम लिखूंगा क्योंकि स्टैटिक है ना। तो मैं अगर यहीं से आपको डेमो करूँ इस चीज़ का, तो लेट से मैं इसी के ऊपर ही यानी कि कॉल कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसी को हम डुप्लीकेट कर, इसको बल्कि ख़त्म कर देते हैं, पिछले कोड की मैं ज़रूरत नहीं, इसको ख़त्म करके यहाँ पे यूँ करते हैं कि हम स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम क्लास का नेम लिखेंगे पहले, स्ट्रिंग utils डॉट इज एम्प्टी। क्लास का नेम क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड जो है वो हम क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। इज एम्प्टी को हमने पास कर दिया नेम, ये जो बूलियन रिटर्न करेगा वो बूलियन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको मतलब यूज़ कर लेंगे।
इसमें एक पॉइंट ये है कि अब चूंकि ये जो पैकेज है इसका ये java.lang नहीं है जो कि बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, ये डिफरेंट है, तो हमें ये पैकेज और क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जाके ये पैकेज नेम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पे जाके मैं इंपोर्ट करूँगा इस पैकेज को डॉट जो मेरी क्लास का नाम है और ये मेरी क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद अब मैं वापस जाके यहाँ पे इसको दोबारा कंपाइल करूँगा। देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी कि कैन नॉट फाइंड सिंबल स्ट्रिंग यूटिल्स की क्लास उसको नहीं मिली। तो जाहिर है ये क्लास तो हमारे पास इस मतलब करंट फोल्डर में नहीं पड़ी हुई ना, हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, तो इसलिए नहीं मिली। तो हम इसको बताएंगे ये कहाँ पड़ी है। तो उसका तरीका क्या है, आप उसके लिए यूँ किया करें कि जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना उसके अंदर एक फोल्डर बना लिया करें लिब्स या लाइब्रेरीज के नाम से, ठीक है। जैसे मैं लिब्स के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ और अपनी क्लासेस को ना के कोई किसी जगह से लिंक कर रहे हैं, कोई किसी और जगह से लिंक हो रही है, आप अपने जहाँ से आपने डाउनलोड की है वहाँ से, जैसे ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है डाउनलोड की है ना, तो यहाँ से कॉपी करें। ये फाइल है मेन जो जार फाइल हमारी, इसको ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो मेरा फोल्डर है ये वाला प्रोजेक्ट वाला, इसमें लिब्स के अंदर मैं इसको जाके पेस्ट कर दूंगा। और जो इसका पाथ है ये मैं जब मैं कंपाइल करूँगा तो क्लास पाथ में, ठीक है, ये क्लास ये पाथ हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो क्लास पाथ में मैं यहाँ पे ये पाथ पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ ही जो जार फाइल का नाम है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसके साथ सेमीकोलन और करंट फोल्डर, और ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो अब इसको कंपाइल करते हैं। देखें अब ये क्लास प्रॉपर्ली कंपाइल हो गई है और कंपाइल करते वक्त जो डिपेंडेंसी है हमारी जार फाइल की ये हमने रन करते वक्त भी देनी है, तो इसलिए मैं क्लास पाथ के पैरामीटर को चेंज नहीं कर रहा, बाकी वो चीज़ें वैसे ही हैं, बस शुरू में जावा कर दिया और एंड पे एक्सटेंशन को ख़त्म कर दिया। तो देखें इस केस में कि वो फॉल्स प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमारा जो कोड है ज़ाहिर है वो इज एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है। अगर कुछ ना पड़ा हो तो उस केस में फिर ये ट्रू प्रिंट कर देगा। जैसे ये देखें अभी मैं दोबारा कंपाइल करके इसको प्रिंट करूँगा तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा क्योंकि अब हमारी जो, तो खैर इस तरीके से हमारे पास, अगर मैं सारी बात को समराइज करूँ, वापस यहाँ पे आ जाए, अगर मैं इसको समराइज करूँ सारी डिस्कशन को, वो क्या है कि जब भी हमने कोई क्लास यूज़ करनी है अपने कोड में, कोड को भी ओपन कर लेते हैं ये, तो आपने जो जार फाइल है उसकी एपीआई डॉक्स को यूज़ करके हम पता कर लेते हैं कि हमारी क्लासेस के नाम क्या हैं, वो क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं, वो क्या कंस्ट्रक्टर हैं उसके, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कौन से मेथड उसके स्टैटिक हैं जो ऑब्जेक्ट बनाए बगैर कॉल हो सकते हैं। ये सारी बातें हम एपीआई डॉक से समझ लेते हैं। समझने के बाद एपीआई डॉक से हमें उसका पैकेज भी पता चल जाता है और उसकी क्लास नेम भी पता चल जाती है, तो उसको हम इंपोर्ट करके अपने जब प्रोजेक्ट है उसके अंदर इस तरीके से जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। तो मैं आपको कोई टास्क जो है वो एक अटैच अपलोड कर दूंगा इसके साथ ही, ताकि आप जो बाकी लाइब्रेरीज हैं उसमें से कोई एक दो चीज़ें जो है उसकी मजीद प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन देखिए ये जो टास्क होते हैं ये तो एक बड़ी लिमिटेड प्रैक्टिस होती है, तो आप थोड़ा सा बड़े ओपन माइंड के साथ सोचा करें कि इन लाइब्रेरीज को यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने जैसे ये विनजिप है, ये विनरार है, अगर आपने ऐसे ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना हो जो क्या करे कि उसको एक जिप फाइल दें तो उसको अनजिप कर दे, और अगर हम फोल्डर दें तो उसको जिप कर दे, तो ये वाले काम हम बड़ी आसानी से, ये जो कॉमन्स के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज ओपन सोर्स ये पड़ी हुई हैं, इसको यूज़ करके हम ये वाले काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रॉडली सोचें कि क्या क्या काम हो सकते हैं, और फिर आपको जो है ना चीज़ें लर्न करने को आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे सारे प्रोसेस को। तो इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम अगले सेशन से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।